आपको लग रहा है कोई हुआ है क्या? आपको तो खबर हम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फाइनल है। अब राजद क्या कह रहे हैं हमको तो मालूम है जो अभी तक नहीं कुछ हुआ है। फेस ऑफ लॉयल्टी चिराग पासवान तो बने हैं। कांग्रेस एक बड़ा प्यादा है इस चेस बोर्ड पर, अगर उसे हिला दिया गया है तो निश्चित ही यहाँ से एक बड़ा ही कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है। और अब पंचायती से ऊपर उठ चुका है कांग्रेस और राजद का रिश्ता। वही तो मुख्यमंत्री पद कोई नौकरी है कि हम पहले ही उसको तय कर लेंगे। वर्तमान आरजेडी के साथ गठबंधन में सहज नहीं। केजरीवाल के हट जाने के बाद से अब केजरीवाल की जगह कांग्रेस ले लेगी धीरे धीरे। कांग्रेस को इस बात का यकीन है। लालू ने भाजपा का सहारा लिया था। फिर जब नीतीश कुमार तो नीतीश ने भी भाजपा का सहारा लिया। कि नीतीश जब चाहे हैं तो सत्ता पक्ष में एनडीए आई है, जब चाहे हैं तो लालू यादव के साथ महागठबंधन नीतीश के साथ सत्ता में आई है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, बिहार के सियासत का इतिहास देखा जाए तो तीसरे मोर्चे के बारे में बहुत ज्यादा यहां चर्चा नहीं होती और गाहे बगाहे जब तीसरा मोर्चा बना भी तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। और अब तो लोग ये कहते हैं कि तीसरा मोर्चा बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नए गेम के बाद तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट अब इतनी तेजी से बिहार की राजनीति में गूंजने लगी है कि लोग ये तक कह रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों से ज्यादा मजबूत तो अब ये तीसरा मोर्चा ही दिखाई दे रहा है। क्या इस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस के साथ कोई और बड़े घटक दल आ रहे हैं? क्या कुछ है कांग्रेस की तैयारी? कौन कौन दल शामिल होंगे और किन किन शर्तों पर कैसे क्या कुछ होगा? सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और समझने का प्रयास करते हैं। सर, अगर बिहार के सियासी इतिहास को देखा जाए तो तीसरे मोर्चे बनाने के लिए कोई बड़ा दल सामने मतलब दिखता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो गेम खेला है इससे तो साफ है कि तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही है बिहार की राजनीति। क्या कुछ? देखिए, आज तो सच्चाई है कि पक्ष और विपक्ष के अलावा बिहार में तीसरे मोर्चे के लिए कोई संभावना दिखती नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमने एग्जाम्पल देखा था, एक जो उपेंद्र कुशवाहा और बसपा और ओवैसी का गठबंधन हुआ था, वो भी कुछ खास असर नहीं कर पाया। जो विधायक जीत कर आए वो भी इधर उधर चले गए। सत्ता इन्हीं दोनों गठबंधनों के आसपास घूमती रही। इनफैक्ट 2020 में सरकार बनी एनडीए की, लेकिन 2 ही साल में नीतीश कुमार ने फिर महागठबंधन को भी सरकार में ला दिया। तो अब तक नीतीश के आने के बाद इस बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर 20-22 सालों में जो हुआ है वो यही है कि नीतीश जब चाहे हैं तो सत्ता पक्ष में एनडीए आई है, जब चाहे हैं तो लालू यादव के साथ महागठबंधन नीतीश के साथ सत्ता में आई है। तीसरा किसी को मौका मिला भी नहीं। और एक दावे से आपको यह भी बोलता हूं कि नीतीश ने भी कभी तीसरे मोर्चे की तरफ सोचने की कोशिश नहीं की। अक्सर इन दोनों डालियों पर ही बंदर की तरह गुलाटी मारते रहे, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन। आज भी नीतीश कुमार के एकला चलो की राह पर चलने की संभावनाएं जीरो है। नीतीश पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेते हैं। आपको लगेगा कि नीतीश उधर चले गए तो ये सब कुछ रणनीति के तहत वो करते हैं। और नीतीश रिस्क क्यों नहीं लेते हैं बिहार में तीसरे मोर्चे की? उसका एक बड़ा कारण है। देखिए, दोनों पार्टियों से उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। दोनों साथ रहने के बाद कुछ ही दिन में उनको काटना शुरू कर देते हैं और इसलिए दोनों के उनको छोड़कर दूसरे वाले के पास जाना पड़ता है। इसका इतिहास बिहार में रहा है। बिहार में कभी तीसरे मोर्चे के लिए जगह था ही नहीं शुरू से ही। देश भर में देखिए, लोग कहते हैं कि पक्ष विपक्ष की राजनीति हो गई, 2 पार्टी सिस्टम जैसा हो गया है लगभग। बिहार में तो शुरू से ऐसा रहा है। 2 ही गठबंधनों के ही सरकारें बनती रही हैं। लालू यादव रहे तो शुरू से उन्होंने जैसे जेपी आंदोलन की वजह से कांग्रेस को हटाया गया सत्ता से, लालू यादव आए। लालू ने भाजपा का सहारा लिया था। फिर जब नीतीश कुमार तो नीतीश ने भी भाजपा का सहारा लिया। कांग्रेस को देखकर जिस कांग्रेस को लालू यादव ने सत्ता से विहीन कराया, उसी कांग्रेस से फिर उन्होंने गठबंधन किया। फिर जिस लालू यादव को सत्ता विहीन नीतीश कुमार ने किया, उनसे गठबंधन किया 2015 में। और इस बीच में अगर किसी एक व्यक्ति ने ताकत दिखाई, हिम्मत दिखाई तीसरे गठबंधन को बनाने की, तो वो एकमात्र व्यक्ति थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है और सबसे बड़ी अगर कोई आप कहिएगा कि उन्होंने जो गलती की वो भी यही है कि तीसरे मोर्चे की उन्होंने निर्माण करने की बिहार में कोशिश की, जिस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हाथ का आया लेकिन मुंह को न लगा। आज चिराग पासवान को उसी सपने को पूरा करने का कहीं ना कहीं उनके अंदर में दिखता है। और वो
वो भी समझते हैं कि चाबी अपने पिता के हाथ में उन्होंने देखा था, बंगला भी था, चाबी भी था, लेकिन बंगले के अंदर चाबी लेकर नहीं घुस पाए, सेट नहीं कर पाए, नहीं सेट कर पाए। और इसी को नीतीश कुमार भी समझ गए, लालू भी समझ गए। लालू और नीतीश इतने बड़े बड़े नेता बिहार के कालांतर में रहे हैं, आज भी उनकी ताकत उतनी है कि वो अपने दम पर सरकारें बनाने की चेष्टा कर सकते थे, लेकिन दोनों ने कभी कोशिश नहीं की, समझ लीजिए बस। जब चुनाव आता है तो लालू यादव कांग्रेस को मना ही लेते हैं, अपने साथ कर ही लेते हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं, और जब नीतीश कुमार को चुनाव में जाना होता है तो उस वक्त किसकी लहर चल रही है उसी हिसाब से वो गठबंधन करते हैं। ऐसे में एक ही व्यक्ति रामविलास पासवान ने ये रिस्क लिया और उसका खामियाजा क्या हुआ उनको भुगतना पड़ा कि जीता जिताया तीसरा मोर्चा, त्रिशंकु सरकार, हाथ में चाबी, और कुछ ही दिनों बाद उनके सारे विधायक तोड़कर जदयू में लेके चले गए नरेंद्र सिंह। जी जी। क्या हुआ उसके बाद आपने देखा होगा। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस में चली गई एलजेपी। नेता हमेशा बने रहे रामविलास पासवान, लेकिन पार्टी बिहार में सर्वाइव नहीं कर पाई। आज भी लोजपा और चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने पिता के उस सपने को पूरा कर लें। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा संगठन चाहिए होगा जो कि अभी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा उन्हें कैडर बहुत चाहिए होगा जो कि अभी नहीं है, और उसके लिए उन्हें एक बड़ा गठबंधन चाहिए होगा जो कि अभी नहीं है। लेकिन एक नहीं कहा था कि एक पूरे कमरे में अगर चेस बोर्ड आप फैला दीजिए और एक प्यादे को हिला दीजिए, कोई मजबूत प्यादे को, तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स बदल जाता है गेम का। कांग्रेस बिहार में भले कमजोर हो, लेकिन देश भर में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। आप उसको दिल्ली में जीरो को देखकर आप कह सकते हैं कि कैसे सर प्रदर्शन किया है। देखिए, राजनीति अक्सर जीत में नहीं होती है, राजनीति अक्सर सामने वाले की हार में भी होती है। केजरीवाल के हट जाने के बाद से अब केजरीवाल की जगह कांग्रेस ले लेगी धीरे धीरे। कांग्रेस को इस बात का यकीन है, फैसले सही लेने होंगे। और अब बिहार में जैसे अखिलेश सिंह को हटाया गया अध्यक्ष पद से, जो कि हमने कहा भी था, हमने तो कह दिया था कि म्यान में एक ही बामन रहेगा, और जैसे ही एंट्री हुई है कन्हैया की, अब ये भी समझ में आ गया कन्हैया की एंट्री क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि एक म्यान में एक ही बामन तो दूसरा की सिख जानी ही थी, तो बस समय के साथ हुआ है। और कृष्णा वल्लरू कन्हैया और अब राजेश राम, कृष्ण कन्हैया राम, अब कांग्रेस पूरी तरीके से तीनों भगवान के शरण में चली गई है। केकेआर अब इन केकेआर के हिसाब से कांग्रेस चलेगी तो ये तय है कि कांग्रेस इस गठबंधन में नहीं रहेगी। देखिए, अखिलेश सिंह पे बहुत लंबा विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन जान लीजिए 5 ही मुद्दे हैं जिनके चलते अखिलेश कुर्सी गई है। एक, राजद के सिंपैथाइजर थे। दूसरा, व्यक्तिगत हित में, चाहे बेटे को टिकट दिलाना जो भी हो, अपनी कुर्सी बचानी हो, पार्टी को कई बार उन्होंने धक्का दे दिया, ये लोग कहते हैं। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं उनका थोड़ा राजनीतिक विरोधी हूँ, जो लोग कहते हैं सो बोल रहा हूँ। तीसरा, कहा जाता है कि मतलब पार्टी के एक बड़े हिस्सेदार जो लोग थे, जो शुरू से पार्टी को ढोते आए थे, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आरजेडी से आया हुआ व्यक्ति, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, सवर्ण व्यक्ति, चूंकि वह भी तो कुछ दिन पहले मदन मोहन झा थे, तो एक हक मारी सी लग रही थी एक बड़े बिरादरी को, वो पूरी चाहिए थी उनको। फिर एक और बड़ा हिस्सा, चूंकि दलित समाज के, अशोक चौधरी के पास दलित समाज का कोई नेता हुआ नहीं अध्यक्ष, और कई बार मुंह हाथ को मुंह को लगा हुई स्थिति हुई थी, तो इसलिए ये भी फैसला लेना था। एक और बड़ी बात की जो प्रभारी आए कृष्णा वल्लरू, इनके साथ ट्यूनिंग बैठ ही नहीं रहा था। पप्पू यादव एक और पावर सेंटर है कांग्रेस के, इनके साथ ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा था। पप्पू से जो कुछ हुआ उसमें अखिलेश सिंह का भी काता हाथ है। और उसके बाद जब कन्हैया आए तो ये तय ही हो गया कि अब भाई एक बयान में एक ही बामन रह सकता है, और इसी वजह से इनकी कुर्सी गई। लेकिन इन 5 कारणों के बजाय मैं एक आपको पुख्ता ऐसा वजह दे देता हूं जिसके कारण कांग्रेस ने ये फैसले लिए हैं, और अभी और फैसले लेंगे। कांग्रेस वर्तमान आरजेडी के साथ गठबंधन में सहज नहीं। अच्छा, ये असहजता पिछले 3-4 चुनाव से चली आ रही है, और लोकसभा चुनाव उसका टर्निंग पॉइंट हुआ। जो कुछ हुआ है पूर्णिया में, हार जाने को तैयार है लेकिन कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, ये कांग्रेस को दुखी कर गया। अगर सामने वाला आपका भाई आपके हिस्से की रोटी खा जाता तो आपको दुख थोड़ा होता कि काश मुझे देता है, क्यों खा गया। लेकिन यदि उसे उठाकर किसी कुत्ते को फेंक दे
तो फिर तो लड़ाई ही होगी ना, तब तो घर बंटवारा होगा, तब वो उसमें कोई पंचायती नहीं हो सकता है। और अब पंचायती से ऊपर उठ चुका है कांग्रेस और राजद का रिश्ता। मैं फिर आपको दावे से कहता हूं कि कांग्रेस अभी भी बेबी स्टेप्स ही ले रही है। एक एक्सपेरिमेंट साइड प्रोजेक्ट है कांग्रेस का, ये कन्हैया कृष्ण कन्हैया राम, ये एक साइड प्रोजेक्ट है। ये देख रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के लोग कि कितना सफल होता है, उसके आधार पर ही वो फैसले करेंगे। हो सकता है कि ये लोग बहुत सफल ना हो तो लास्ट में कांग्रेस के फिर गठबंधन राजद कर ले वो, लालू प्रसाद को छमी कर ले वो। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं का अध्यक्ष बदलने के बाद और कन्हैया के आने के बाद जो तेवर दिख रहा है, गर्मी में पैर खाली पैर चल रहा है सब यात्रा में। सर आज बयान है मेरे पास, कुछ जी दिखा देते हैं बिल्कुल, दिखाइए। शकील अहमद खान का है, मदन मोहन झा का है, प्रतिमा दास का है, और ये सभी लोग लगातार दम घुट रहा था इनका, दम घुट रहा राजद वाले गठबंधन। और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भाई बयान लगा दीजिए, एक बार दिखा दिए, छोटा छोटा बयान है, देख लीजिए दर्शकों। मुख्यमंत्री पद कहा जा रहा है कि महागठबंधन में तय नहीं है, आप लोग क्या मान रही हैं? भाई तो मुख्यमंत्री पद कोई नौकरी है कि हम पहले ही उसको तय कर लेंगे। जनता हम पर भरोसा करेगी और करेगी भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई अजीब चर्चा है। अभी बहुत चुनाव में देरी है। अभी कैसे और हम लोग का जो भी वाइटल रहता है निर्णय वो आला कमान करती है। मतलब अभी तक सीएम फेस तय नहीं है महागठबंधन। आपको लग रहा है कोई हुआ है क्या? आपको तो खबर हम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फाइनल है। अब राजद क्या कह रहे हैं हमको तो मालूम है जो अभी तक नहीं कुछ हुआ है। और जब होगा तो आपको भी जानकारी हो जाएगी, हमको भी आलाकमान हम उसकी जानकारी दे देंगे। कांग्रेस पार्टी इसीलिए इतने दिनों तक टिकी रही है देश में। 100 साल का एक सवाल है, लोग आपके यहाँ के ही कई विधायकों ने कहा कि अभी सीएम फेस तय नहीं है महागठबंधन में। हर आदमी के अपने, हमारे यहाँ बड़ी खुली आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की, तो उनको उनकी आज़ादी है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, बोला करें। आपका क्या मतलब है इस पे कि मैं तय हुआ है कि नहीं? मैं हाईएस्ट लीडरशिप की जो बातें होती हैं उसी को यहाँ करता हूँ। अभी तो संघर्ष करने का समय। लोग तो लगातार कह रहे हैं ना कि नहीं सीएम फाइनल है, सामने उनको ये हक है राष्ट्रीय जनता दल को। ये सच्चाई है। ये कांग्रेस के देखिए राजेश राम बहुत अग्रेसिव लीडर नहीं है, ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। मैंने साथ में उनके काम भी बहुत बार किया है, लेकिन कैडर है कांग्रेस के कैडर है और समीकरण में फिट बैठते हैं। जैसे मदन मोहन झा है वैसे ही राजेश राम है, समझा बुझाकर काम निकालना आता है। और अगर इनको यहाँ लाया गया है तो उसका सबसे बड़ा आप समझिए कि तुरंत ही फैसला लिया। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं कि राजेश राम रहेंगे मुखौटे के तौर पर, लेकिन फैसला पीछे कृष्ण कन्हैया का फैसला होगा, पप्पू यादव का फैसला होगा। कृष्ण कन्हैया माधव, गरीबों के माधव पप्पू यादव, ये नारा लगाए थे। तो कृष्ण कन्हैया माधव राम, इन्हीं के हाथ में कांग्रेस की कमान। सर पप्पू यादव की भी मतलब औपचारिक रूप से अब एंट्री करा दी जाएगी कांग्रेस में। पप्पू है ही कांग्रेस में, टेक्निकली फंसा हुआ पे चुनाव वाला। जिस दिन उनको लगे कि कुर्सी छोड़ देनी चाहिए उस दिन वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी। देखिए कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पप्पू हड़कता है, इसलिए उनको डायरेक्ट कोई कुर्सी भी मिल पाना जल्दी आसान नहीं था, लेकिन पैसिवली अब कंट्रोल वही करेंगे, ये समझ में आ गया है। तो इससे डायनेमिक्स क्या चेंज होते हैं। देखिए बड़ा प्यादा है कांग्रेस, एक बड़ा प्यादा है इस चेस बोर्ड पर, अगर उसे हिला दिया गया है तो निश्चित ही यहाँ से एक बड़ा ही कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है। अच्छा, कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ भी होगा, निश्चित ही होगा, भगदड़ मचेगी। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की, क्योंकि बड़ा आसान है इस टॉपिक पे अभी हम लोग हैं। देखिए अब तेजस्वी यादव जिस मोड में काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें अलादीन का चिराग मिल चुका है। पिछली बार जो वोट जितना रह गया था उतना से कहीं डबल वोट इकट्ठा करने वाले मुकेश सहनी उनके साथ आ गए। मुकेश सहनी जब विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, चुनाव में तो 25-26 हजार वोट लेके आए थे। 12,000 वोट से सरकार नहीं बना पाए मुकेश सहनी, तो डबल जस्ट वोट उनके पास हैं, वो अंदाजा उनको लगता है। वोट परसेंटेज में भी देखिए कांग्रेस कितना वोट लेके आती है प्लेट पर, इसका दावा कौन कर सकता है। सवर्ण भाजपा के साथ है, बाकी जातीय समीकरणों का अपना वोट बैंक है, तो कांग्रेस कितना वोट लेके आती है इस पर संशय अभी भी है। लेकिन मुकेश सहनी कितने लाते हैं, ये तो 10% से ऊपर और 14 के नीचे, इस बीच में कहीं भी मुकेश सहनी वोट लेके आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी उपलब्धि है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस को कम आंकने की गलती तेजस्वी यादव कर दें, और कर देगा, कर ही रहे हैं। तो इस वजह से संभावनाएं कम है कि कांग्रेस को मान मनोबल वो करें।
दूसरी बात, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को 40 ही सीटें चाहिए विधानसभा की, लेकिन 60 कहने का डिमांड किया गया, तेजस्वी यादव का हाथ है। आपने तो बताया, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम 60 मांगो ताकि कांग्रेस को हम कम कर सके। अब ये 60 मांग दिए हैं तो निश्चित मान लीजिए यहाँ से अब कांग्रेस को सहज कर पाना असंभव नहीं होगा। कांग्रेस 60 से भी ज्यादा मांगेगी, वो 80 मांगेगी, 90 मांगेगी। वर्तमान अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष जो थे अखिलेश सिंह, वो कहते थे 90, लेकिन उनके माने मुंह से निकलता था लेकिन बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आता था। अब यदि कन्हैया बोलते हैं या कृष्ण लवर बोलते हैं तो ये कंफर्म रहेगा कि राजद वहीं कह देगी ठीक है तब जाइए अपना अपना हो जाए, और ये होना है। आज मैंने ये सवाल शकील अहमद खान से पूछ भी दिया कि पहले 70 सीट हम तो मांग रहे थे, अब क्या, अब तो 60 मांग रही है बीआईपी, तो टाल गए मेरे सवाल को। टाल गए इसलिए कि देखिए अब हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जाता है, हर 2-3 दिन से लगातार छक्के चल रहा है, तो अब इस बॉल को सोचा कि डिफेंड कर दिया उन्होंने। लेकिन ये जान लीजिए यहाँ से कांग्रेस अग्रेसिव ही रहेगी, और तेजस्वी कांग्रेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो काफी बढ़ गया है। अब ये पटना संभव नहीं है, इसे पाट पाना संभव नहीं है, और राजद भी ये जानती है। राजद इसलिए अपनी तैयारी अकेले दम पर करने लगी है। एक और चीज से राजद गुस्साई हुई है अंदर अंदर, जो मुझे फीडबैक्स मिल रहा है कि राजद इस बात से नाराज हो गई कि कन्हैया तेजस्वी का मुद्दा लेकर क्यों घूमने लगे बिहार में, नौकरी वाला। इस बात से बड़ी नाराज है अंदर से अंदर राजद, और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि सब बात में कॉम्प्रोमाइज राजद भी कर लेगी, लेकिन तेजस्वी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एक और बात है कि राजद और कांग्रेस के बीच में डील ही यही हुई थी कि कन्हैया को बिहार नहीं भेजना है जी, और अब भेज दिया, अध्यक्ष चेंज कर दिया, एक ब्रिज था वो भी तोड़ दिया। तो आपके हमारे गांव के बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज तोड़ दिया गया, तो मतलब यही ना कि रिश्ता नहीं रखना है, दुश्मनी ना होगा, रिश्ता नहीं रखना है। तो अब अपना तो अब कांग्रेस तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ गई है। अब यहाँ से देखिए एक बड़ी संभावना खुल जाती है, तीसरे मोर्चे की तरफ जैसे ही बढ़ती है कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए पहले से वहां एक आदमी वेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, जो कि तीसरा मोर्चा पहले ही से है जी, क्योंकि ना तो उधर है ना उधर है, ना जाना भी उनको दोनों में से कहीं नहीं है, और दोनों के उनकी विचारधारा भी मिलती है, कांग्रेस से विचारधारा मिले, आगे उग जाएंगे नहीं लोग हाथ में। लेकिन सच्चाई है कि अभी फिलहाल वो कम से कम एक चुनाव तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है पैकअप कर ले, लेकिन इस स्थिति में उनके लिए वो इंतजार में बैठे हुए कि कौन छटक के आता है उसको, और निश्चित ही कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी गए थे समीकरण लेके बिहार का राहुल गांधी के पास, हो सकता है इन्हीं के समीकरण पे काम हो रहा हो। मतलब कैमरे पे हम लोग हैं, लेकिन ये एक ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात हम कर देते हैं। विधानसभा में जब हम लोग बैठे हुए थे, सब पत्रकार बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस ही भेजी है नहीं, वो तो बात चल ही रहा था, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि डेटा लेकर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, जो जितना बोली लगा देगा, ये बात तो मैंने पंचनामा में कहा था कि जिसका ज्यादा बोली लगेगा उनके लिए काम करेंगे। बेसिकली इस बार गठबंधन में 5-10 सीटें भी अपने लोगों को दिलवा देंगे, और पूरी उस गठबंधन के लिए काम भी करेंगे वो चुनावी मैनेजमेंट, और पैसा भी लेंगे। सच्चाई यही है, बिल्कुल गठबंधन फ्री में नहीं, जब मतलब टिकट प्रत्याशी को देने के लिए कई हजार रुपए मांग रहे फॉर्म का, तो टिकट देंगे कितना में सोच लीजिए ना, और गठबंधन करेंगे और अपनी सेवाएं देंगे, तो मुफ्त में तो नहीं देंगे, ये तो तय है। तो खैर ये कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो जाएगा, ये मुझे कंफर्म लग रहा है। इस गठबंधन की तरफ जब देखता हूं, जो कि अभी हाइपोथेटिकल है, कांग्रेस और मतलब नीतीश और तेजस्वी दोनों पर भारी पड़ सकता है तीसरा, बिल्कुल भारी पड़ेगा, नीतीश तेजस्वी दोनों पर भारी पड़ेगा, वही तो बता रहा हूँ। अब कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ है, तो दोनों फूके हुए कारतूस फिलहाल है। अब इस समीकरण में जरा जोड़ते हैं सीट बंटवारे के बाद की मची भगदड़ को। अब कांग्रेस के हट जाने के बाद सीट बंटवारा बड़ा आसान होता है, मुकेश सहनी आराम से फिट हो जाएंगे, मुकेश सहनी फिट हो जाते हैं, तेजस्वी भी अपने हिसाब से चला पाएंगे, लेफ्ट की पार्टियों की सीटें भी बढ़ानी थी, तेजस्वी चाहते बढ़ाना, वो भी हो जाएगा। तो महागठबंधन से कोई नाराज होकर इधर आ जाए, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन से मुकेश सहनी अगर जाते भी कहीं नजर आ रहे हैं, तो इधर ना आके उधर भाजपा की तरफ, क्योंकि अब बहुत उनका भी हो गया है, फूका हुआ कारतूस वाला खेल खेलना नहीं चाहते हैं। अब उनको प्रूफ अपने आप को करना है, इस बार सत्ता चाहिए तो चाहिए, और उन्होंने कहा दिया था, मन से कह दिया था वाल्मीकि नगर में, मजबूरी नहीं है गठबंधन। हाँ बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में कहीं, और भाजपा डोरे डालती है, मुकेश सहनी पर रोज मैं देख जानता हूँ, कल ही डोरे डाल रही थी, वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्या बताओ, छोड़िए बाद में कभी बताऊंगा उस बारे में। तो ये एक बात है। तो महागठबंधन से मुझे बहुत कोई छटक कर इधर आता नजर नहीं आ रहा है, तीनों लेफ्ट की पार्टियां वहीं रहेंगी,
तेजस्वी तो है ही। अब बसपा और सपा जैसी पार्टियां जो बिहार में, ओवैसी जैसी पार्टियां जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, इनके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा इस गठबंधन की तरफ अपना रुख करना। अब कितना ये गठबंधन ओवैसी को स्वीकारता है या बसपा को स्वीकारता है, वो अपने आप में अलग सवाल है। इसके अलावा आप कई और अन्य पार्टियों को बिहार में देखिएगा, जैसे वाईएसडी है, पृथ्वी माली की पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा आप देखिएगा तो एक और पार्टी है नागमणि कुशवाहा जी की, तो आईपी गुप्ता भी पार्टी बना रहे हैं, तो कांग्रेसी भी हैं, तो उनके लिए तेजस्वी हटते ही उनके लिए संभावना बढ़ जाती है, तो वो भी वहां हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब बड़ी पार्टियों की तरफ चलते हैं, एनडीए की तरफ चलते हैं। एनडीए में सीट बंटवारा सबसे बड़ा सिरदर्द है, बहुत बड़ा दिक्कत है। जो अब तक हमें कागज या उड़ती उड़ती खबरें मिल पा रही हैं, उस आधार पर नीतीश कुमार और भाजपा छोड़कर, या इन्हें भी क्यों छोड़ना, इन्हें भी क्यों छोड़ना, जो 5 दल हैं, इन 5 के 5 दलों में टिकट बंटवारा किसी भी हिसाब से करने पर कोई भी 5 में से 5 दल संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। ये बात तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को संतुष्ट करना भाजपा की मजबूरी है। भाजपा नीतीश पर भरोसा नहीं कर पा रही है, इसलिए अपने आप को भी संतुष्ट करना भाजपा की मजबूरी है। तो भाजपा और नीतीश अगर मैनेज कर भी लेते हैं आपस में सीट बंटवारे को, तो चिराग पासवान की पिछली बार जो शर्त थी और जिसकी शर्त के चलते वो बाहर चले गए थे और डैमेज किया एनडीए को, वो भी मानना मजबूरी है। उपेंद्र कुशवाहा, जो शाहाबाद का हाल हुआ था पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ अन्याय करने पर, ये भी मजबूरी है, इसकी वजह से उनका भी मन भरना जरूरी है। रही बात मांझी जी की, जिन्हें सबसे हल्का माना था, अभी हाल ही में उनकी पतो हार जाएंगे चुनाव कह रहे थे लोग, जीत गए, अब उनकी भी बात मानना मजबूरी है। सबसे पहले डिमांड तो उन्हीं ने किया। और इनके अलावा अगर कोई बचता है जो छटका बल, तो एगो पशुपति पारस है। तो पशुपति पारस के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो धीरे से उस गठबंधन की तरफ अभी से रुक कर ले, जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे, सीट खाली रहेगा तो बैठने का जगह भी मिल जाएगा। हालांकि कल मुकेश सहनी से मुलाकात हुई है श्रवण मोदवाल, अपने लिए टिकट मांगने गए होंगे। इस पटिया से भाग में ना करेगा, जो जितना ही ईमानदार है ना कि खून काट के देख लीजिए अंदर से पारस निकलेंगे, उतना ही जल्दी निकलेगा, उतना ही जल्दी भागेगा। अरे एक दो नाम ले लें, कई लोग असहज हो जाएंगे देखने वाले बेचारे। छोड़ दीजिए सर, नहीं देखने वाले अपने मित्र भी हैं, दुश्मन भी है, शत्रु भी है, सब है, कौन टिका, सब भाग गए। चिराग पासवान को एक सीट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नमन जी आपका रिपोर्ट गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तुमको एक सीट नहीं मिलेगा, दावे से कह रहा हूँ। 5 लाख का शर्त लगा लो, कई लोग तो 5 लाख का शर्त लगा के नहीं दिए पैसा, और 0 सीट्स मिली, इसके बाद से हमसे दुश्मनी छाट के बैठे हुए हैं। अरे मेरे मुंह से निकल गया इसलिए क्या हो गया, होना था इसलिए मैंने कहा था, वो दिख रहा था। आप लोग अंधे राजनीति में आकर भी पता नहीं कौन सी तो अंधी वही हो गई आपको कि सामने चीजें नहीं नजर आती हैं आपको। आज ही देख रहा था मैं कि पशुपति के पुत्र भी लगातार घूम रहे हैं, तो खगड़िया सेंटर बना दिए हैं। खगड़िया के अलौली से ही पार्टी चलेगी पूरे देश के। केंद्रीय मंत्री थे आका, तो एक जमाने में हाथी रखा करते थे, आप गधा के सिक्कर लेकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी आपकी जीवित रखने का, आपके पास सत्ता में थे समय आया, मैंने कहा भी था, मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने पशुपति और प्रिंस दोनों को कहा था कि समय है अपनी पार्टी को आपको मजबूत करने का, वरना चिराग पासवान जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पार्टियों का पता नहीं कि किसको तेजस्वी के ग्रहण कब बनेंगे, नीतीश का ग्रहण कब बनेंगे। आपके ग्रहण तो 10 दिन में बन जाएंगे। बन ही गए, अब बन ही गए, आज आप कहीं नहीं है। खैर थोड़ा विषयहीन हो गया हूँ। बात रही एनडीए की, तो चिराग पासवान पर ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नीतीश तो तीसरे मोर्चे में जाएंगे नहीं, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया। भाजपा कांग्रेस जाएगी तो नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो बचते हैं 3 दल, हम, आरएलएम और एलजेपी। पहले मैं चिराग शुरू करता हूँ। देखिए चिराग पासवान के पिता कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वो जब सरकार बनती थी उसमें मंत्री रहते थे, तो उधर भी यूपी में भी मंत्री रह चुके हैं, एनडीए में मंत्री रह चुके हैं। और चिराग अपने पिता से ये जरूर सीखे होंगे, अब तक जितना मैं समझता हूँ खूब अच्छे से जानते हैं वो। अगर वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, आज के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो एक कलयुगी हनुमान है, कलयुग में ही कलयुग के रूपी हनुमान है चिराग पासवान। तो अगर वक्त बदलेगा तो जरूरी थोड़ी है कि राम के सेना के साथ खड़े रहेंगे। अगर लंका में बढ़िया व्यवस्था है तो उस तरफ रहने में क्या दिक्कत है। अरे समुद्र के इस तरफ रहे उस तरफ रहे, बात बराबर। तो वक्त और परिस्थितियां बहुत तय करेंगे चिराग पासवान के नेक्स्ट फैसले को। फिलहाल तो देश भर में
न्यू फेस ऑफ लॉयल्टी चिराग पासवान तो बने हैं। जिससे मोदी जी का चेहरा डाउन हुआ था, सरकार नहीं कम संख्या आई और सरकार भाजपा ने जस्ट बना ली, उस वक्त उस चेहरे पर हंसी तभी आई जब पवन कल्याण और चिराग पासवान का बयान आया कि हम बिना शर्त समर्थन करते हैं। हमारी शर्त है, लेकिन शर्त ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और कोई नहीं, तब हम बिना शर्त समर्थन करेंगे। तो ये बहुत हद तक ताकत देता है। लेकिन रामविलास पासवान के पुत्र हैं और सर मेरा एक पॉइंट इसमें ये था कि जो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है बिहार का सीएम बनने का, वो कहीं ना कहीं उसी गठबंधन में पूरा होता नजर आता है। और एक और बात बताता हूं, आपने कुछ दिन पहले ही सुना है ना चिराग पासवान ने क्या कहा था प्रशांत किशोर को लेकर? हमारे मित्र हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था? हमारे मित्र हैं। दोनों जब मित्र हैं तो रिश्ते को, मैंने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दीजिए। आइए गठबंधन में, और ऐसी संभावना आज भले न उत्पन्न हो रही हो, लेकिन ये जान लीजिए कि चिराग पासवान को अगर लेमन जूस चुसाया जाएगा 20-22 सीटों का, तब तो दिक्कत है। तब तो निश्चित रखिए कि इस बार भाजपा के खिलाफ भी प्रचार करते नजर आएंगे। और ये तीसरा मोर्चा अगर बनता है कांग्रेस और प्रशांत का, और छोटी पार्टियां इस तरफ आती हैं, तो इसलिए मैंने चाचा को कहा था कि जल्दी जाकर सीट टूट लीजिए। अंदर कहीं चिराग पासवान आ गए तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी वेटिंग है। सर अच्छा, एक चीज और पॉजिटिव होता है ना सर कि दोनों जगह सीएम कैंडिडेट नहीं है ना, कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट है, कांग्रेस डिप्टी सीएम के खुश है। प्रशांत किशोर को दे दो डिप्टी सीएम, खुद बोल चुके हैं प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनेंगे। तो वैसी स्थिति में कॉमन गोल भी दोनों का है, बिहारी फर्स्ट भी बड़ा मिलता जुलता है उनके प्रशांत किशोर के जो लॉजिस्टिक्स है उसमें, और तीनों युवा हो जाएंगे, प्रशांत किशोर, कन्हैया और चिराग। हाँ तो बढ़िया समीकरण बन जाएगा। लेकिन अब देखिए, एक दलित हो जाएंगे, एक ब्राह्मण हो जाएंगे, एक भूमियार हो जाएंगे, एक उधर दलित और हैं, समीकरण बढ़िया बन जाएगा। लेकिन चिराग पासवान पूरी तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से ही फैसला करेंगे। अगर भाजपा, और ये सुन लीजिएगा आप हेडलाइंस उस समय भी आप देखिए जो मैं हेडलाइन अभी दे रहा हूं, अगर चिराग पासवान को 22-20 सीटों में एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी कहीं कहीं चर्चा आप सुनते हैं, तो फिर उनके लिए संभावना बड़ी अच्छी बन जाएगी, वो उस तरफ चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी साथ नहीं जाएंगे, कंफर्म है। अब बाकी बचे दो दलों की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी भी मिली हुई है, बिहार में भी जो मिल सकता था सब कुछ मिला हुआ है जीतन राम मांझी को। तो जीतन राम मांझी अब बहुत कोई बचकाना हरकत कर दें राजनीति में, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है। 7-8 सीटें अगर मिल जाती हैं, 6 सीट तक भी मिल जाता है, तो वो लड़ेंगे, मुझे कंफर्म ये अंदाजा है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का मुझे शक है। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि पिछली बार मुंह जला चुके हैं दूध पीने में, तो छाछ तो फूक फूक के ही पिएंगे। पिछली बार तीसरे मोर्चे में थे, कुछ असर हो नहीं पाया। कांग्रेस का इस समय लहर है नहीं देश भर में। प्रशांत किशोर अपने आप में एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अगर इतना ही समझ लीजिए कि अगर इस गठबंधन में चिराग जाते हैं या मांझी जाते हैं या उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, तो सबसे बड़े नेता वही तीनों कहलाएंगे गठबंधन के, तीसरे के। बड़ा गठबंधन होगा, लेकिन सबसे बड़े नेता जो जाएंगे यहाँ से वही होगा। या चिराग जाएंगे तो चिराग हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा फेस हो जाएंगे, तो उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ेगा। तो मजबूरी बस उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल वो भी समझदार है। ही विल प्ले टफ और 2-3 सीटें अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसी गठबंधन को दिखा के, और उसी आधार पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन फाइनली लैंड करेगा। लेकिन चिराग वाला बड़ा गेम है। अगर चिराग पासवान को एनडीए थोड़ा सा भी असहज करती है या अस्वीकार करती है उनके ऑफर को, पिछले बार के ऑफर को, ऑफर बदला नहीं है, ऑफर वही है, उसको अस्वीकार करती है, तो फिर तीसरा मोर्चा बड़ा मजबूत मोर्चा बिहार में बन जाएगा। वैसे भी अगर इन दोनों में से कोई ना जाए और कांग्रेस और प्रशांत किशोर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए तो कम से कम, और जदयू के लिए, बाकी दलों के साथ देखिए गठबंधन उनका अपना वोट अलग है, लेकिन ये जो प्रशांत किशोर अब तक चुनाव लड़े हैं जो 4 सीटों पर, उसमें भी देखा हमने राजद को डैमेज किया। कांग्रेस लड़ेगी तो ऑब्वियसली राजद का ही वोट डैमेज करेगी, तो इनका ज्यादा डैमेज ये तेजस्वी यादव को कर देंगे। तेजस्वी की सीएम बनने की संभावनाएं जो है वो लगभग चुनाव शुरू होने से पहले ही समाप्त, दूसरा केजरीवाल बना के छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल फिक्स है। ये गठबंधन बन गया तो
ये फिक्स हो गया कि तेजस्वी इस जन्म में फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मेरा अंतिम में एक सवाल है सर इस पे। आपने बताया कि तीसरा जो मोर्चा बनेगा इसमें ये जाएंगे, सब जाएंगे आपने, लेकिन एक सवाल मतलब उसमें आपने ये कहा कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ। हाँ, लेकिन आपने एक समय पंचनामा में ही कहा था कि जब भी गठबंधन में गए हैं, महागठबंधन में नीतीश कुमार, ये बहुत बढ़िया क्लॉज है। हाँ। नीतीश यदि महागठबंधन में जाएंगे तो कांग्रेस को वहां पहले से होना होगा। हाँ। बिना कांग्रेस वाले गठबंधन में वो नहीं जाएंगे। नीतीश नहीं जाएंगे। तो फिर राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए वहां पे। तो फिर नीतीश इनके साथ में क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कांग्रेस जैसे राजद नहीं ना है, राजद नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक जिस पार्टी के पास है वो नहीं है, वोट बैंक नहीं, सत्ता के पास पहुंचने के चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेंगे। देखिए ये जो कांग्रेस और अगर प्रशांत जो लड़ते हैं चुनाव साथ में, तो ये भाजपा को बहुत डैमेज नहीं करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने सवर्णों का वोट बैंक खो चुकी है। एक चुनाव में तो एक बार घूम लेने से कन्हैया कुमार के ऊपर नहीं जाएगा। फिर प्रशांत किशोर अपने आप को कभी सवर्ण मानते नहीं है, ब्राह्मण मानते नहीं है। जो पैटर्न दिखा है वो अब तक महागठबंधन के वोट को ही डैमेज करने का दिखा है। तो चांसेस ये कि जदयू और राजद ज्यादा डैमेज होंगे इनके चुनाव लड़ने से सब सीटों पर। भाजपा अपना मिला जुला के काम चला लेगी। चलिए, तो बड़ा भी बहुत बचा लेंगे, लेकिन फंस जाएंगे ये लोग। तीसरा मोर्चा इनके लिए हाँ, ये दो पार्टियों का ही गठबंधन दोनों पर भारी पड़ सकता है, महत्वाकांक्षा समाप्त कर सकता है दोनों की। चलिए, तो बड़ा क्लियर कट आज का पंचनामा रहा। और देखिए ये बहुत आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स लगा के खुला है, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। सब कुछ जो एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें होती हैं वो डॉक्टर साहब ने बता दिया है चीर फाड़ करके। अब देखना यह है कि ये धरातल पर कब तक उतरेगा, क्योंकि पंचनामा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो बातें यहाँ पर होती हैं वो जो है चरितार्थ होने लगती हैं। तो अब देखना होगा कब तक चरितार्थ होती हैं। फिलहाल जो खबरें हैं उसका सिलसिला जारी है, देखते रहिए पंचनामा और भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।